बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ डूइंग वेल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बारे में। सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हमने 3 फिनोमेनास को शॉर्ट डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन देखी थी और उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत ज़हन में बिठाने की कोशिश की थी। लेकिन आज हम क्या करेंगे, उनको वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फिनोमेना हमारे पास था इंटरफेरेंस। हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, उसकी आगे फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन है और उसको इन डेप्थ हम जाके स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। तो हमारे पास है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन हमने देख ली थी कि हमारे पास इंटरफेरेंस क्या होता है कि कोई दो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एक ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही हो और एक ही मीडियम में मौजूद हो। तो अगर ऐसी वेव आपस में मिलेंगी, मीटअप करेंगी, तो उसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस का फिनोमेना जब होता है तो हमारे पास दो तरह की कंडीशंस आती हैं। एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव में हम कह सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव इस फॉर्म में होती है। तो अब हमारे पास दो वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव और दोनों की हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम है। अब हमारे पास जो दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और एक ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही हैं, तो अब हमारे पास ये जो पहली वेव का क्रस्ट है और जो दूसरी वेव का क्रस्ट है ये आपस में मिलेंगे और जो पहली वेव का ट्रफ है वो दूसरी वेव की ट्रफ के साथ मिलेगा। अब जब हमारे पास दो वेव्स के क्रस्ट, दो वेव के ट्रफ आपस में मिलेंगे तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मतलब एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि क्रस्ट क्रस्ट में मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ में मिल रहा है, तो एज ए रिजल्ट जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। तो लेकिन अगर हम देखें एक वेव है इस तरह और जो दूसरी वेव है वो इस फॉर्म में है। अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। एक पॉइंट से उतनी ही वेव एक सेकंड में एक जैसी वेव ही पास कर रही है। लेकिन हमारे पास क्या है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। जब इनकी डायरेक्शन चेंज होगी तो जब आपस में ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो क्या करेंगी, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ये हमने जब हमने सुपरपोजिशन वाला पढ़ा था तो हमने देखा था कि कैसे पॉजिटिव जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड को कैंसिल आउट कर देता है। इसमें क्या होगा, जब ये वेव्स आपस में मिलेंगी तो हमारे पास पहली वेव का जो क्रस्ट है वो दूसरी वेव के ट्रफ के साथ मिलेगा और जो पहली वेव का जो ट्रफ है वो दूसरी के क्रस्ट के साथ मिलेगा। जब क्रस्ट ट्रफ के साथ या ट्रफ क्रस्ट के साथ मैच होते हैं तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो वेव्स ऑब्टेन्ड होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो ये हमारे पास था ट्रांसवर्स वेव के। जब हमारे पास दो क्रस्ट मिलेंगे या दो ट्रफ मिलेंगे तो वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव, अगर क्रस्ट ट्रफ से ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है तो वो केस हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल की, पहले हमने बात की ट्रांसवर्स की, लॉन्गिट्यूडनल में तो क्रस्ट और ट्रफ का कोई केस नहीं होता। उसमें हमारे पास क्या होती हैं, कंप्रेशंस होती हैं और रेयर फ्रैक्शंस होती हैं। कंप्रेशंस होती हैं और रेयर फ्रैक्शंस होती हैं। अब हमारे पास दो वेव हैं, उनकी कंप्रेशंस हैं और रेयर फ्रैक्शंस हैं और इसकी भी कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस। हमें अब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा होती है, रेयर फ्रैक्शन में कम होती है। अब हमारे पास ये दो वेव हैं, ये वेव 1 है और ये वेव 2 है। अब हमारे पास ये जो दो वेव हैं, पहली का जो कंप्रेशन है वो दूसरी के कंप्रेशन से मिलेगा और जो रेयर फ्रैक्शन है वो रेयर फ्रैक्शन से, कंप्रेशन कंप्रेशन से, रेयर फ्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन से। अगर तो ऐसे मीटअप होता है तो उस केस में हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है। जब हमारे पास कंप्रेशन कंप्रेशन से और रेयर फ्रैक्शन से मिलेगा तो उस केस में हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा केस होता है जिसमें हमारे पास दो वेव हैं और एक का जो कंप्रेशन है दूसरे के रेयर फ्रैक्शन के साथ और रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के साथ, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन और रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के साथ, अगर तो मीटअप ऐसे होता है कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के साथ और रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के साथ मीटअप कर रहा है तो उस केस में हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ये हमने देखा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल के केस में।
सेम हमारे पास प्रोसेस होता है, क्रस्ट ट्रफ से मिल रहा है, ट्रफ क्रस्ट से मिल रहा है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से मिल रहा है, ये रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन से मिल रहा है। दोनों केसेस में हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा। और अगर सेम है क्रस्ट क्रस्ट से, ट्रफ ट्रफ से, कंप्रेशन कंप्रेशन से, रेयर फ्रैक्शन से, तो उस केस में हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है ऑडियो जनरेटर की बुक में। अब हमें पता है कि ऑडियो जनरेटर से मतलब ये साउंड से रिलेटेड है, और हमने साउंड का पढ़ा था कि हमें साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इस केस में हम जो डिस्कस करेंगे वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल केस में सिर्फ वो ही इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास एक ऑडियो जनरेटर है जहाँ से ऑडियो जनरेट हो रही है, और वो कनेक्ट है दो स्पीकर्स के साथ, जो कि क्या कर रहे हैं, ऑडियो को एम्पलीफाई कर रहे हैं। अब जब वो ऑडियो को एम्पलीफाई कर रहे हैं, अब वो दो स्पीकर आपस में वो थोड़ा करीब रखे हुए हैं। तो जब वो करीब रखने का मतलब ये है कि यहाँ से निकलने वाली वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी। इंटरफेयर करने के बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, ये P1, P2, P3, P4 और P5 ये उन्होंने माइक्रोफोन लगाए हुए हैं, ताकि डिटेक्ट किया जाए कि कहाँ पे साउंड जो है वो लाउड सुनाई दे रही है और कहाँ पे फेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और फिर इन सब माइक्रोफोन्स को कनेक्ट कर दिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के साथ, जो कि हमें ग्राफ की फॉर्म में सिग्नल देते हैं ताकि हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकें। सो अब हम देखते हैं कि कैसे दो स्पीकर से निकलने वाली वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं, कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और कहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब इस डायग्राम में हमारे पास देखें तो हमारे पास दो केसेस हैं, एक हमारे पास स्पीकर 1 है और एक हमारे पास स्पीकर 2 है, और इनसे हमारे पास साउंड जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास डॉटेड लाइन है और एक कंप्लीट लाइन है। अब हमारे पास जो कंप्लीट लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है कंप्रेशंस को, ठीक है, और जो हमारे पास डॉटेड लाइन है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है रेयर फ्रैक्शन को। तो ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो कंप्लीट लाइंस हैं ये कंप्रेशन को शो कर रही हैं, और जो डॉटेड लाइन है वो रेयर फ्रैक्शन को शो कर रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे पास एरिया है, यहाँ पे क्या हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है। यहाँ पे हमारे पास आपस में ये जो डॉटेड और जो कंप्लीट लाइंस हैं आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जहाँ पे एक डॉटेड लाइन और एक कंप्लीट लाइन यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जब आपस में मिलेंगी तो उस केस में हमारे पास होगा डिस्ट्रक्टिव, और अगर कंप्लीट के साथ डॉटेड के साथ मिलेगी तो उस केस में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फॉर एग्जांपल हम P1 की बात करें तो हमारे पास ये P1 है। P1 के केस में हमारे पास एक डॉटेड लाइन दूसरी डॉटेड लाइन के साथ मिल रही है, तो इस केस में हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें P4 की, P4 के केस में हमारे पास एक कंप्लीट लाइन डॉटेड लाइन के साथ मिल रही है, यानी एक कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के साथ मिल रहा है, तो इस केस में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में क्या रिजल्ट शो होते हैं। तो इसका अगर हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे देखें तो हमारे पास जो ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ वो हमारे पास इस फॉर्म में हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ, यानी हम बात करें P1 की जहाँ पे हमारे पास डॉटेड लाइन से मिल रही थी, P3 की जहाँ पे हमारे पास कंप्लीट लाइन से मिल रही थी, और P5 की जहाँ पे हमारे पास कंप्लीट लाइन से ही मिल रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन से, रेयर फ्रैक्शन से मीट अप कर रहा था। तो इस केस में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में हमारे पास जो ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ वो कुछ इस किस्म का था। लेकिन अगर हम बात करें P2 की और P4 की, अब P2 के केस में हमारे पास डॉटेड लाइन कंप्लीट लाइन से मिल रही थी, और P4 के केस में कंप्लीट लाइन डॉटेड लाइन से मिल रही थी, यानी कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के साथ और रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन के साथ मिल रहा था। तो उस केस में हमारे पास जो इंटरफेरेंस हो रही थी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारे पास जो ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ वो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड हुई। ये हम चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास दो ऐसी वेव्स जो कि आपस में ऑपोजिट होंगी, यानी हमने आउट ऑफ फेज की बात की थी जब, तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव ऑब्टेन्ड हुई थी वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन थी। तो ये भी वही केस है कि जब हमारे पास एक कंप्रेशन दूसरे रेयर फ्रैक्शन के साथ मीट अप करेगा तो उस केस में हमारे पास जो ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा।
तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ग्राफ थे। अब हम बात करें पाथ लेंथ की, तो पाथ लेंथ हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो P1 तक S1 से लेकर P1 तक का जो डिस्टेंस है और S2 से लेकर P1 तक का जो डिस्टेंस है, इनको अगर हम आपस में इनका डिफरेंस फाइंड करें तो भी हमारे पास आ जाएगा पाथ लेंथ आ जाएगी। तो अगर हम देखें हमारे पास पाथ लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा S के साथ। अब P1 की बात करें तो हमारे पास P1 के केस में अब यहाँ हमें पता है कि एक जो क्रस्ट से जब हमने बात की थी क्रस्ट से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, लैम्डा होता है। और इसी तरह जो हमारे पास कंप्रेशन से कंप्रेशन तक डिस्टेंस और रेयर फ्रैक्शन से रेयर तक फ्रैक्शन तक डिफरेंस, ये भी हमारे पास लैम्डा होता है। और लेकिन क्रस्ट से ट्रफ तक मतलब ये है कि एक क्रस्ट से एक ट्रफ तक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो डिस्टेंस होता है वो हाफ हो जाता है, यानी λ/2 हो जाता है। और इसी तरह जब हम कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन तक या रेयर फ्रैक्शन से कंप्रेशन तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो भी हमारे पास हाफ हो जाता है, यानी λ/2 हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास कंप्रेशन टू कंप्रेशन जो डिस्टेंस है या फिर रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन जो डिस्टेंस है वो लैम्डा होता है, और जो कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन से कंप्रेशन तक यहाँ पे डिस्टेंस हाफ हो जाता है और λ/2 होता है। सो ये केस हमारे पास होता है जिसमें हमने ये मैंने ड्रॉ भी कर दिया है कि हमारे पास कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस वो लैम्डा होता है, और कंप्रेशन से रेयर फ्रैक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास λ/2 यानी हाफ हो जाता है। तो अब हम यहाँ से अगर हम बात करें पाथ लेंथ की, तो पाथ लेंथ हमारे पास S2 से लेकर P1 तक और S1 से लेकर P1 तक, यहाँ तक हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि S1 में हमारे पास क्या है, पाथ लेंथ जो है, अब ये जो हमारे पास जो कंप्लीट लाइंस है ये हमारे पास कंप्रेशन था, तो कंप्रेशन टू कंप्रेशन ये हमारे पास लैम्डा हो गया। फिर एक हमारे पास ये सेकंड है तो ये 2 लैम्डा, यहाँ तक ये 3 लैम्डा, फिर यहाँ तक ये 4 लैम्डा। उसके बाद ये जो पॉइंट P1 है यहाँ से यहाँ तक अब ये हाफ डिस्टेंस बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा S इज इक्वल टू 4 लैम्डा तो पूरे हैं और एक क्या है 1/2 लैम्डा, यानी 4 1/2 लैम्डा, ये हमारे पास डिस्टेंस है S2 से लेकर P1 तक। ठीक है, और अगर हम बात करें S1 की, तो यहाँ से अब कैलकुलेट करना शुरू करें। ये हमारे पास है 1 लैम्डा, दूसरा ये हमारे पास 1 लैम्डा है, तीसरा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा है। उसके बाद हमारे पास तीसरे के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, हाफ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 3 1/2 लैम्डा। तो मतलब ये है कि हमने क्या करना है, पाथ लेंथ निकालनी है। पहले S2 से P1 तक डिस्टेंस और S1 से P2 तक डिस्टेंस, इन दोनों को आपस में डिफरेंस फाइंड कर देना है। जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लैम्डा। तो यानी कि हमारे पास P1 पे क्या हो रही है, इंटरफेरेंस हो रही है। लैम्डा का क्या मतलब है, लैम्डा का मतलब है कि कंप्रेशन से कंप्रेशन तक डिस्टेंस या फिर रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन तक डिफरेंस। तो हमारे पास जब लैम्डा आएगा तो मतलब ये है, हम समझ जाएंगे कि हमारे पास उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब हम बात करें P2 की, पॉइंट P2 को देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पास S2 से लेकर P2 तक का जो डिफरेंस बन रहा है ये हमारे पास कंप्लीट 4 लैम्डा है, माइनस S1 से लेकर अगर हम देखें P2 तक तो ये हमारे पास बन रहा है 3 1/2 लैम्डा। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो हमारे पास आंसर आता है λ/2, और λ/2 हमें पता है कि ये डिफरेंस होता है एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन में। जब हम कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का डिफरेंस फाइंड करते हैं, पाथ लेंथ देखते हैं, तो वो हमारे पास आती है λ/2। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब हमने पाथ लेंथ फाइंड कर ली है, तो अब हम पाथ लेंथ फाइंड करने के बाद हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव में हमारे पास पाथ लेंथ का फार्मूला क्या होगा, हमने जब उसका डिफरेंस फाइंड किया था तो हमारे पास आया था लैम्डा। ठीक है, तो इसके साथ हम n लगा देते हैं, और n की वैल्यू हमारे पास 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो जो भी वैल्यू होगी तो हमारे पास उस केस में हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा 2n
+1 λ/2। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 हो तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 3 λ/2। अगर हमारे पास ये 2 हो तो हमारे पास 5 λ/2, और अगर हमारे पास यहाँ पे 3 हो तो क्या हो जाएगा 7 λ/2। तो उस केस में हमारे पास जो ओड हमारे पास आंसर आएगा λ/2, 3 λ/2 या 5 λ/2 और 7 λ/2। तो उस केस में हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरफेरेंस। इसमें हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है। सो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो इसमें हमने इंटरफेरेंस को अब हमने इन डेप्थ स्टडी किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे बीट्स को और स्टेशनरी वेव्स को। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।